सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी पर। जैसा कि हमने क्लास 11th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम का रसायन विज्ञान स्टार्ट कर दिए हैं, पहले यूनिट का पहला चैप्टर। आज उसी में हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के अंतर्गत 4 नियम आते हैं, जिसमें पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हमको इसमें से चारों नियम को सिस्टमैटिक वे में हमको देखना है। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, बहुत ही आराम से, बहुत धीरे धीरे समझते हुए चलना है, जिससे आप केमिस्ट्री पूरी तरीके से सीख जाइए। देखिए, अभी से एकदम बेसिक फंडामेंटल हमने स्टार्ट किया है। अगर अभी से आप मन लगा करके धीरे धीरे समझते चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपका रसायन विज्ञान पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा, और किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठेंगे तो कहीं पर आपको कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान रहे, आप केवल इंटरमीडिएट पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आपका कोई कैरियर है, कोई फ्यूचर है, अपना कैरियर और फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कैरियर फ्यूचर के तहत जैसे बायोलॉजी के बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनका सबसे अच्छा फ्यूचर होता है मेडिकल डॉक्टर बनना, और उसी तरीके से जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनका ज़्यादातर फ्यूचर होता है IIT क्वालिफाइड करना। तो आगे इन फ्यूचर अगर आपको IIT और नीट क्वालिफाइड करना रहेगा तो उसमें क्लास 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री पूछी जाती है, और एकदम शुरू से लेकर के अंत तक पूछी जाती है। इसलिए ध्यान रहे, मन लगा करके अच्छे से पढ़िए, और आपके आसपास समाज में और भी जो बच्चे हों उनको भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कराइए। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो क्या करिए, आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि लोगों को पता हो कि केमिस्ट्री भी इस तरीके से पढ़ी जाती है। ज़्यादातर लोग केमिस्ट्री को लोग रटवा देते हैं, और जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है और हमारा भी दृढ़ संकल्प है कि हम रटाने पर नहीं, हम समझाने और सिखाने पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, हमारी बात समाप्त हुई, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। देखिए, द्रव्य संरक्षण का नियम, जैसा कि आप स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, द्रव्य संरक्षण का नियम ये कहता है, द्रव्य संरक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए स्टूडेंट, इसने ये क्या कह रहा है, देखिए बता कह रहे हैं, एक रसिया के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लोमोनसॉव। क्या नाम है, देखिए इनका, लोमोनसॉव। 1756 में द्रव्यमान संरक्षण के नियम इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1756 में। अच्छा, इन्होंने 1756 में दे दिया था। अब इस नियम के अनुसार होता क्या है, हमको ये देखना है। देखिए कह रहे हैं, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। स्टूडेंट्स हमारे सारे जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारक रहता है, और अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पादक बनाते हैं। तो कह रहे हैं रासायनिक पदार्थों में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। मतलब जब हमारा अभिकारक से उत्पादन में परिवर्तन होता है तो अभिकारक से उत्पादन में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही बात ये लिखे हैं कि कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, अर्थात अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान, मतलब ये बात अभिकारक की कर रहे हैं, बराबर अभिक्रिया के होने के बाद पदार्थ का द्रव्यमान। मतलब जो अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान रहेगा वही अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान रहेगा। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही नियम क्या कहलाता है? द्रव्य संरक्षण का नियम। अब आगे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन, ये क्या है? अभिकारक है। आपस में दोनों मिल गए, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको हम बता दें, कार्बन का जो भार होता है 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 ग्राम होता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए कार्बन का भार 12 ग्राम है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको स्टूडेंट? 2 दिखाई दे रहे हैं। 2 हमने आगे लिख लिया। और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? देखिए 16 होता है, 16 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन को हमने 12 ग्राम लिख दिया। और यहाँ पर देखिए कार्बन के बाद दूसरा तत्व जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? धन का चिन्ह लगा दिया। कितने हैं? 2 हैं, 2 लगा दिया। गुणे, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, हमने देखिए 16 लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे 12 और 16 दूनी 32, 32 12 कितना होगा? 44, 16 दूनी 32 12 कितना होगा? 44। अब देखिए अभिकारक से उत्पादन में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन देखिए भार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब द्रव्य संरक्षण के नियम में भार में परिवर्तन नहीं होता है। एक और उदाहरण की हम बात करते हैं। जैसे देखिए
कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। आप जानते हैं कार्बन का भार 12 ग्राम, हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम है। अब देखिए कार्बन का भार हमने 12 ग्राम लिख लिया, प्लस देखिए यहाँ पर बड़ा सा 2 लगा हुआ है आगे, हमने उसको लिख लिया, ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 1 होता है, लिख लिए। यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है, एक कार्बन का भार कितना होता है, 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, लिख लिए। एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1। तो यहाँ 12 और 4 एकम 4 कितना हो गया, 16। और यहाँ पर भी देखिए 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए कितना, अब इसको अगर हम गुणा कर लेंगे, इसको दोनों 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 12 4 कितना, 16। देखिए दोनों के भार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये भी है। अब ये नियम आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरे नियम का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। क्या नाम है, स्थिर अनुपात का नियम। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट शब्द लगा है, यहाँ पर स्थिर, मतलब इसमें कुछ क्या होता है, स्थिर रहेगा। आगे देखते हैं क्या स्थिर रहता है। कह रहे हैं वैज्ञानिक प्राउस्ट, एक वैज्ञानिक प्राउस्ट थे जो 1799 में स्थिर अनुपात के नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। यह नियम रासायनिक यौगिकों के संगठन से संबंधित है। जो रासायनिक यौगिक होते हैं, कई प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, तो जो परमाणुओं का जो संगठन होता है उसी से रिलेटेड है। अब देखिए बता रहे हैं, इस नियम के अनुसार निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारा अनुपात में संयुक्त रहते हैं। किसी भी, जैसे कि आप जानते हैं कोई यौगिक होता है तो उसमें जो तत्व होते हैं वो निश्चित होते हैं। अगर तत्व निश्चित होते हैं तो सीधी सी बात है, उनका भार भी क्या होगा, निश्चित होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। आगे देखते हैं और इसके क्या है उदाहरण हम देखते हैं। कह रहे हैं इस नियम से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है। बहुत सही बात। इससे हमारा कंफर्म हो गया कि जितने भी यौगिक होते हैं उसमें जो रासायनिक संगठन, मतलब उसमें जो तत्वों की संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। अगर उसमें तत्वों की संख्या का अनुपात निश्चित नहीं रहेगा तो फिर वो यौगिक नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार का विलयन हो जाएगा, एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा। तो यौगिक इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि उसका जो रासायनिक संगठन होता है वो निश्चित होता है। अब हम देखेंगे उदाहरण। कार्बन डाइऑक्साइड करें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन सदैव 3:8 भारात्मक अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अब देखिए इस लाइन का मतलब, अब जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, आपस में मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए स्टूडेंट एक यौगिक है जिसमें कार्बन की संख्या 1 रहेगी और ऑक्सीजन की संख्या 2 रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कार्बन का भार 12 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम होता है, 2 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर, अब हम अनुपात निकालेंगे तो दोनों को बटा कर देंगे तो 12/32, 4 3 12, 4/32। दोनों का जो भार के अनुसार जो अनुपात आ रहा है कितना आ रहा है, 3:8। अगर 3:8 से कम या ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये यौगिक नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, मिश्रण। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड है अगर है तो इसका मतलब उसका जो भार का अनुपात है वो 3:8 ही रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब आगे हमारा आता है शुद्ध जल। जैसे अगला एग्जाम्पल हम बात करें, शुद्ध जल का जो भारात्मक संगठन होता है उसमें 11.1% हाइड्रोजन और 88.9% क्या रहता है, ऑक्सीजन। यहाँ बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन और आधा, यहाँ पर हाफ इसलिए लगा दिए क्योंकि ऑक्सीजन को परमाणु में नहीं लिखा जाता ज़्यादातर। तो यहाँ आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में मिल रहा है तो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। यहाँ पर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का भार देखिए 1 होता है और ऑक्सीजन का भार 16 होता है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, हमने यहाँ पर लिख दिया। एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1, यहाँ पर हाफ लगा दिया। कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इसका हो गया, 16 इसका हो गया। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार की बात करते हैं तो 2:16 या 1:8 लिख सकते हैं। इसी को अगर आप गुणा भाग करेंगे तो 11.1% में अगर निकालेंगे तो 11.1% हाइड्रोजन हो जाएगा और 88.9% क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। या आप अगर भारानुसार 1:8 भी लिख सकते हैं, एकदम सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कह रहे हैं सभी कार्बनिक यौगिक एवं लगभग सभी अकार्बनिक यौगिक। तो सभी कार्बनिक यौगिक और सभी अकार्बनिक यौगिक क्या करता है, सभी कार्बनिक यौगिक और सभी अकार्बनिक यौगिक क्या करता है, इस नियम का पालन करता है। क्यों करता है, क्योंकि यौगिक है
जहाँ पर यौगिक है वहाँ परमाणुओं की संख्या निश्चित रहेगी, परमाणुओं की संख्या निश्चित रहेगी तो स्थिर अनुपात का नियम पालन करना ही पड़ेगा। अब ये 2 नियम आपका समाप्त हो गया। अगला हमारा आता है देखिए तीसरा नियम। तीसरे नियम में हमको क्या सीखना है? गुणित अनुपात का नियम। गुणित, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? गुणित। गुणित का मतलब होता है मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे जो 1803 में गुणित अनुपात नियम की रचना किया था। अब देखिए स्टूडेंट, हमको समझना है, देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझना है। कह रहे हैं जब 2 तत्व संयोग करते हैं, जब 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, कभी कभी 2 तत्व संयोग करने के बाद 2 यौगिक या 2 से भी अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार